हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 9th क्लास के हिस्ट्री यूनिट 1 चैप्टर 1 भौगोलिक खोजें चैप्टर जो है इससे संबंधित हम लोग बातों को जानेंगे। और इतिहास जो एक विषय है जो बीती हुई समय की घटनाओं को याद रखना होता है, घटनाओं को वर्तमान की घटनाओं से जोड़कर यानी वर्तमान की परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है तो वह आसानी से हमें याद हो जाता है। जैसे पूर्व में भौगोलिक खोजें जो हैं समुद्री घटनाओं से संबंधित है और यह विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आधुनिक युग में के आरंभ होने से जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उसमें यह जो खोज है यह भी शामिल है। प्राचीन समय से और मध्य युग के अंतिम चरण में यह व्यापारिक परिवर्तनों के कारण आवश्यक खोजें शुरू हुई। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। इसका कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व जो था स्थापित हो गया। भौगोलिक खोज प्रारंभ में स्पेन, पुर्तगाल के नाविक करते थे, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल के जो शासक थे वे प्रोत्साहित करते थे इन नाविकों को। बाद में और भी देश इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए, जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी। तो ये सभी यूरोपीय देश के नाविक भौगोलिक खोज में रुचि रखते थे और वे दूसरे देशों से संपर्क स्थापित कर व्यापार करना प्रारंभ करते थे। प्रारंभिक काल में व्यापार एवं वाणिज्य ही या अन्य देशों के परस्पर संपर्क का कारण बनता था। व्यापार जो होता था एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन काल एवं मध्यकाल में भी यूरोप और एशिया के मध्य इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था परंतु उनका जुड़ाव अन्य देशों से नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अन्य देश, अन्य हिस्से जो थे जिनमें जनजीवन विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, वे किसी दूसरे देश के कांटेक्ट में नहीं थे। यह 13वीं शताब्दी में भारत से होकर चीन तक की यात्रा
विवरणों के द्वारा यूरोपियनों को यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समृद्धि का एहसास हुआ। तब इसका विशेष प्रभाव उन पर पड़ा और वे इस दिशा में अपनी खोज को और तेज किए। यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त इन खोजों के कारण ही हुआ। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम अध्ययन करें तो उस समय वहाँ एक सामंतिक प्रवृत्ति का काल था। मध्यकाल में यूरोप में व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न धर्म का स्वरूप ही उदार और मानवीय था, यानी व्यापार वाणिज्य भी न के बराबर था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान भी बहुत ही अल्प थी, अंधविश्वास से भरा हुआ था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। ऐसे लोगों की धारणा थी कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। ऐसे ऐसे अंधविश्वास भरे हुए थे। समुद्र यात्रा जो अत्यंत असाध्य थी, जहाज छोटे थे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर ही निर्भर होना पड़ता था। कंपास, दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान भी नहीं था। लोग दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में नाविक एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक जैसे महासागरों की यात्रा करना तो अत्यंत दुष्कर था। इस बीच भौगोलिक खोजों की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई तो इन अंधविश्वासों को लेकर यूरोप की कुछ ऐसी घटनाएं घटी। यूरोप में कुछ घटनाओं को लेकर उसके परिणाम जो हुए, यूरोप मध्य युगीन मानसिकता से निकलने के लिए बेचैन था। 11वीं-12वीं शताब्दी में यरूशलेम जो इज़राइल में अवस्थित है, उस पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत अरबों से पराजित हुए तो इन सामंतों की मिथ्या अभिमान जो है टूटने लगा और यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की और यूरोपीय देश इन खोजों के प्रति दुनिया के हर पहलुओं को जानने के लिए बेचैन हुए। मध्य युग में अरब
और उसके बाद तुर्क, जिन्होंने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार जो होता था वह कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। इन दोनों महादेशों के बीच जो व्यापार होते थे उनका मार्ग था कुस्तुनतुनिया। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य हो जाने के कारण यूरोपियनों को व्यापार करने में मार्ग अवरुद्ध होने लगा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। अब व्यापार के जो मार्ग थे वे अवरुद्ध होने लगे। यूरोपियन जो थे अगर कुस्तुनतुनिया की मार्ग से व्यापार करते तो उन्हें तुर्कों को भारी मात्रा में कर देना पड़ता था। इसलिए उसका विकल्प यूरोपियनों ने निकालना आवश्यक समझा। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा का और आसान कर दिया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। इटली, स्पेन, पुर्तगाल नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह ढांचा पद्धति की शुरुआत की। पहले की अपेक्षा बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। उसके बाद मानचित्र भी बनने लगे थे। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। इस प्रकार नए नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पहुँचा। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी था बार्थोलोमियो डियाज, जो केप ऑफ गुड होप पहुँचा। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। उसके बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डिगामा उत्तम आशा अंतरिप होते हुए, उत्तम आशा अंतरिप जो अफ्रीका की दक्षिणतम बिंदु है, वहाँ से होते हुए भारत के मालवार तट यानी केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुँच गया। उस समय कालीकट के स्थानीय शासक जो थे जमोरिन द्वारा उनका स्वागत किया गया। वास्को डिगामा की सफलता के पीछे कुछ
नवीन संसाधनों का भी योगदान रहा। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई और उसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा रास्ता मिल गया। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई और वास्को डी गामा द्वारा भारत में लाए गए वस्तुओं को भारत से जब वे वास्को डी गामा लौट रहे तो यहाँ के प्रसिद्ध मसाला और कपड़े लेकर लौटे। वहाँ उन वस्तुओं से उन्होंने 26 गुना मुनाफा यूरोपियन बाज़ारों में बेचकर प्राप्त किया। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी जिसे 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया। तो वास्को डी गामा के भारत आने से एक रास्ते से होकर व्यापार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ और यहाँ भारत के जो सामान थे उन्हें बेचकर यूरोप के बाज़ारों में कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता था। यह यूरोपियन ने इसे समझा और वे लोग व्यापार के लिए उत्साहित हुए। यद्यपि कोलंबस जो 1498 ईस्वी में अमेरिका की खोज की जिसे नई दुनिया कहा जाता है। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था, वह समझा कि यह भारत का उपमहाद्वीप है और वह अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची जो स्पेनिश नाविक है अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही उस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यह खोज लगातार यूरोपीय देशों के नाविक कर रहे थे। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। इस प्रकार भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में यूरोपीय देशों के शासक भी पीछे नहीं रहे। इसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। ये दोनों शासक अपने नाविकों को नई नई खोजों के प्रति प्रोत्साहित करते थे और उन्हें नई खोज करने के लिए आर्थिक मदद करते थे।
इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। नई दुनिया अमेरिका को नई दुनिया कहा गया। अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए अमेरिका को नई दुनिया कहा गया। तो भौगोलिक खोज जो थे हुए और 16वीं शताब्दी तक विश्व के सभी देशों के बारे में यूरोपियनों को जानकारी मिली। अब भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या हुए हैं? इसका परिणाम व्यापार और वाणिज्य पर पड़ा। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ, भ्रांतियों का अंत, अंधविश्वासों का अंत होने लगा एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन परिणामों के बारे में विस्तार से जानेंगे। परिणाम जो थे वे परिणामों को बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे और इतिहास जो है एक कहानी के समान, आप जैसे कहानी सुनते हैं वैसे कहानी के रूप में उसे देखें कि पहले क्या था, क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। एक कालबद्ध तरीके से इतिहास की अगर जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हमारे पास सुरक्षित रह सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।